हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो हमारी जो ये एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है उसमें ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का आज 7th की सेकेंड चैप्टर है। और इसमें मैंने जो 7th की पहली चैप्टर कवर की थी वो न्यू एनसीईआरटी की पहली चैप्टर थी। आपको पता होगा कि मैं न्यू और ओल्ड दोनों के चैप्टर लेकर एक साथ चलती हूँ। तो जो 7th की जो पहली चैप्टर थी वो सिर्फ न्यू की थी, क्योंकि ओल्ड वाले फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं था, उसी पहले वाले रिपीट किया हुआ था। तो मैंने सिर्फ न्यू को कवर की थी, पहले चैप्टर को। और ये जो हमारी 7th की न्यू की सेकेंड चैप्टर है उसमें और इसमें न्यू की सेकेंड चैप्टर और ओल्ड की सेकेंड चैप्टर आज हम दोनों को कवर करेंगे। दोनों में टॉपिक्स हैं और उसमें दोनों को हम मिला के देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की शुरू करते हैं। आज की जो चैप्टर है ये न्यू की है, मौसम को समझना। दोनों में हम मौसम को ही समझेंगे, मौसम के बारे में पढ़ना है। और ये सेकेंड की चैप्टर ओल्ड वाली वायु जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे जो आज की जो चैप्टर में पाठ्य पुस्तक जो महत्वपूर्ण घटक रहने वाली जो जिस पर हम पढ़ने वाले हैं वो है मौसम। इन सब के मौसम, उसके बाद तापमान, बर्षण, वायुमंडलीय दाब, पवन और आर्द्रता, इन सब के बारे में हम न्यू एनसीईआरटी में एक बेस के रूप में पढ़ेंगे। और इसमें एक बेसिक से हमें नॉलेज होगा। और पवन जो है, पवन के बारे में इस ओल्ड वाले एनसीईआरटी में थोड़ा अच्छे से दिया हुआ है। तो हम ओल्ड और न्यू दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मौसम को डिफरेंट करते हैं। मौसम को हम कैसे समझते हैं, तो इसे हम जलवायु के साथ समझेंगे तो हम ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। मौसम और जलवायु में क्या फ़र्क है, सबसे पहले ये देखते हैं। मौसम को एक तरह से कह सकते हैं कि यह किसी स्थान या स्थान विशेष पर जहाँ पृथ्वी के वायुमंडलीय दिशाओं को मौसम कहते हैं और यह कुछ समय के लिए महसूस किया जाता है। जैसे हम आज का दिन है तो आज के दिन के लिए हम कहेंगे कि आज के दिन बहुत गर्म है, मतलब आज बहुत गर्मी है, या फिर आज बहुत ठंडी है, या फिर आज बहुत हवा बह रही है, तो इसको मौसम कहते हैं। या फिर कल के बारे में बोल देते हैं तो कल बहुत गर्मी थी, या फिर मतलब 24 घंटे या 48 घंटे के बीच के जो हम महसूस करते हो और कहते हैं कि आज गर्मी है, या फिर जो हम महसूस करते हैं उसको मौसम कहते हैं। और जलवायु जो है वो लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। जैसे हम जलवायु किसी क्षेत्र का जलवायु निकालते हैं तो किसी विशेष स्थान का नहीं होता है, ये किसी पूरे क्षेत्र का होता है। जैसे और ये लॉन्ग टर्म होता है तो हम जैसे एक सप्ताह या फिर एक महीना, 2 महीना, या फिर 35 साल, मैक्सिमम 35 साल तक का जलवायु निकाला जाता है किसी भी क्षेत्र का। जैसे भारत का जलवायु या फिर किसी देश का जलवायु सीधे बोल देते हैं। तो जैसे भारत की जलवायु ठंडी भी है, गर्मी भी है, ज़्यादा ठंड, हर उसका मौसम बदलते रहता है। तो ऐसे ही जैसे यूरोप का जलवायु बोलते हैं तो बहुत ठंडी जलवायु है। इसी तरह जलवायु जो होता है वो लॉन्ग टर्म और किसी स्थान विशेष को, किसी एरिया को बारे में बोला जाता है। और मौसम किसी शॉर्ट टर्म के लिए, 1-2 दिन के लिए बोला जाता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि और यहाँ पे जलवायु जो है कुछ महीनों या कुछ वर्षों में अनुमान लगाया जाता है कि यह इस जगह की जलवायु कैसी हो सकती है। अब यहाँ पे हम मौसम के कुछ तत्व हैं। मौसम के तत्व जो मैंने पहले टॉपिक्स बनाए हैं आज जो हमें कवर करना है, तो उसमें पहला है टेम्परेचर, तापमान। तापमान क्या होता है, वायुमंडल कितना गर्म है, कितना, जो हमारी पृथ्वी पर सन की लाइट आती है तो हमारी अर्थ जो है यहाँ पे उसकी जो गर्मी होती है, उसकी जो रेडिएशन होती है ये सन की, वो हमारी पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी गर्म हो जाती है। और वो फिर वो जो उसका विकिरण होता है उसको वापस छोड़ती है, जिससे वायुमंडल, यहाँ पृथ्वी की वायुमंडल गर्म हो जाती है। तो ये हो गया तापमान। अब देखते हैं बर्षण। बर्षण क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, जो ये क्या है, तो जल के वे सभी रूप जैसे वर्षा, हिम, सहिम, वृष्टि या ओले जो आकाश से पृथ्वी के पर गिरते हैं।
मतलब यूँ समझ लो कि आप जैसे वर्षा के रूप में जो भी गिरता है, या फिर बर्फ़बारी होती है, या फिर बर्फ़ के रूप में गिरे, या फिर पानी के रूप में गिरे, वो सभी वर्षण के अंदर आते हैं। अभी देखते हैं वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो वायु का वह दबाव जिसे हम पृथ्वी की सतह पर अनुभव करते हैं, हमें फील होता है वो वायु दाब। इस पर भी हम बात करेंगे। पहले यहाँ पे वर्ड सिर्फ का मीनिंग से दिया हुआ है, आप ये पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद पवन पढ़ेंगे। पवन वायु का संचलन जिसमें इसकी गति की और दिशा सम्मिलित होती है। और उसके बाद आर्द्रता पढ़ेंगे। आर्द्रता ह्यूमिडिटी, जो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को, वायु में कितनी जल की मात्रा है इस पर। अब यहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स जो है, जो कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, इसको हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे बताया गया सहीम वृष्टि। यहाँ पे भी बताया गया सहीम वृष्टि क्या होता है। ये यहाँ पे बुक में बताया गया जमी हुई अथवा आंशिक रूप से जमी हुई वर्षा। मतलब आपने बर्फबारी सुनी होगी। बर्फबारी वही है, मतलब जो सहीम वृष्टि मतलब सीधा से समझ लो, जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे बादल बनती है। बादल ऊपर में क्या होता है कि बादल पानी ही होता है, वो बादल वाष्प होता है। और जब बारिश की पानी गिरने लगती है, मतलब पानी वो गिरती है, और मान लो कि यहाँ की नीचे की जो यहाँ पे जो एरिया है, जैसे मान लो कि लद्दाख है या फिर कोई ठंडी जगह है, बहुत ठंडी जगह है, और ऊपर से पानी गिरे और आधे रास्ते में वो जम गई, और जमते हुए नीचे बर्फ़ के रूप में गिरने लगी। वो पृथ्वी तक आते आते बर्फ़ बन गई। गिरी, ऊपर से गिरी तो पानी ही थी, और जैसे ही पृथ्वी पर आई वो बर्फ़ बन गई। तो इसको बोलते हैं सहीम वृष्टि। अब सहीम वृष्टि समझ गए। अब ओलावृष्टि क्या होता है? ओलावृष्टि मतलब जैसे ये अर्थ है, और यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर में जैसे यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे आपको पता होगा कि जब सन की लाइट आती है नीचे, तो यहाँ की जो हवा होता है वो गर्म हो जाता है, और जैसे ही वो गर्म होता है तो ऊपर की तरफ वो हवा उठने लगती है। वो हवा ऊपर उठने लगती है, तो होता क्या है कि अगर हवा वो ऊपर उठती है, तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी होगी, तो इस हवा में पानी का मात्रा होगा, और पानी जब वाष्पीकृत होकर वो ऊपर बादल बनेगी, तो आपको पता है जैसे ही वो हवा ऊपर जाती है तो ऊपर ठंडी हो जाती है, और ऊपर मानो कि वो जम गई। तो कभी होता है कि जम गई, ऊपर मानो जम गई, ऊपर में यहाँ पे जम गई, और फिर क्या होता है कि वो जैसे गोला कभी नीचे उतरने लगती है, मतलब कभी वर्षा के रूप में गिरने लगती है। तो यहाँ की जो प्रेशर है, लगातार प्रेशर बनते रहता है वायु की। तो प्रेशर बनता है तो ये क्या होता है कि ये जो बर्फ़ होता है फिर वापस ऊपर चला जाता है, और ऐसे करते करते ही प्रेशर नीचे से बनता रहता है, और वो बहुत मतलब गिरने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर फिर ये बर्फ़ ऊपर चला जाता है, और फिर ऊपर जाके फिक्स हो जाता है। ऊपर यहाँ पे बादल के रूप में फिक्स हो जाता है, पूरा सब एक साथ सिमट जाता है, और वही बाद में बड़ा गोला बन जाता है, जो ज़्यादा भारी हो जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, तो जब ये अपना भार नहीं संभाल पाता है, तो ऊपर से सीधे ओला के रूप में गिर जाता है। यही होता है ओलावृष्टि। आकाश से वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ़ के छोटे छोटे ठोस टुकड़े जो इतने साइज की गिरने लगती है, तो वो ओलावृष्टि हो जाता है। उसके बाद जल वाष्प मतलब होता है सीधी कि जैसे आप सीधी सी एग्जांपल ले लो कि जैसे आप यहाँ पे गैस पे आपने कुछ बर्तन में चढ़ा दिया, पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद जैसे इसमें नीचे से आपने गैस ऑन कर दी और इसमें पानी डाल दिया, तो पानी जो होता है कुछ देर में क्या होगा, पानी उबलने लगी और पानी भाप के रूप में ऊपर उड़ने लगी। और कुछ आप ज़्यादा देर चला के रखेंगे तो पानी सारी जल जाएगी, और फिर वो जितना भी होगा वो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। तो जल जो कहाँ गया, वो जल इस वाष्प के रूप में निकल गया बाहर, तो इसी को बोलते हैं जल वाष्प।
जो हवा के द्वारा वो जिसमें हवा में वाष्प चला गया, इसको जल वाष्प बोलते हैं। जल का तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तन ही जल वाष्प कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन में के जो लोग थे वो कैसे पूर्वानुमान लगाते थे, कि हमें मौसम के बारे में वो कैसे पूर्वानुमान लगाते थे। तो आपने सुना होगा कि पक्षियों को कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखना, अगर वो लोग समझते थे कि पक्षी अगर कम ऊंचाई पर उड़ रही है तो मतलब कि कुछ होने वाला है, मतलब जैसे बारिश या तूफान आने वाली है, उनको पहले से ये पता चल जाता। चींटियों को अंडे या भोजन लेकर जाते हुए देखता, काष्ठफल या मेवे को इकट्ठा करती हुई गिलहरियों को देखना, या मेढक की जो आवाज़ें होती थी उससे भी ये पता लगाते थे कि या तो बारिश आने वाली है या तूफान कुछ तो होने वाला है। उसके बाद चीर के शंकुओं का खुलना या फिर बंद होना। अब यहाँ पे कुछ उसका साइंटिफिक रीज़न दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चींटी के, यहाँ पे साइंटिफिक रीज़न ये दिया हुआ है कि चींटियों द्वारा अपने अंडों को ऊंचे स्थानों पर ले जाना उनका एक स्वाभाविक व्यवहार है, जो मौसम में अपेक्षित परिवर्तन विशेषकर भारी वर्षा का संकेत होता है। तो अगर चींटियों को पूर्वानुमान लग जाता है कि अगर बारिश होने वाली है तो वो अपने भोजन या फिर अंडे को एक तो सुरक्षित कर लेते हैं। यहाँ पे उसके बाद ये मेढक के बारे में बताया गया, और ये फिर चीर, ये है आपका चीर शंकु की तरह। बट अभी जो वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में मौसम वैज्ञानिक है जो हमारे मौसमों का पता लगाते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट। अब हम देखेंगे तापमान, सबसे पहला टॉपिक है और हम शुरू करते हैं तापमान। तापमान आप नॉर्मली जब पृथ्वी पर यहाँ पे सन की लाइट आती है तो यहाँ पे जो पृथ्वी गर्म हो जाती है और उससे रेडिएशन निकलता है, उसकी विकिरण निकलती है और आसपास के वायुमंडल को गर्म कर देती है। यहाँ पे CO2 होता है, CO2 इस रेडिएशन को रोक लेती है और इस वायुमंडल को गर्म रखती है, जो हमारे रहने योग्य होता है। ठीक है। उसके बाद जो है तापमान को मापने के लिए पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। तापमान के जो पैमाने हैं वो थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पहला है परिवेशीय थर्मामीटर। ये जो है इस पैरामीटर के द्वारा जो आसपास के वायुमंडल के तापमान को मापता है। ये मतलब आगे आसपास के ही वायुमंडल के बारे में पता लगाता है, जैसे दिन के या फिर। उसके बाद है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे होगा न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं बोल दे रही हूँ, यहाँ पे न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर होगा। ये जो थर्मामीटर है जो दिन भर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को मापता है, जैसे दिन भर की कहाँ पे कितना अधिकतम तापमान है, कहाँ पे न्यूनतम तापमान। उसके बाद तीसरा है डिजिटल थर्मामीटर। ये थोड़ा ज़्यादा सटीक होता है, मतलब इस पे ज़्यादा सटीकता आती है तापमान की। अब हम देखते हैं कि जो तापमान होता है उसके लिए जो इकाई क्या होती है, हम तापमान को किस रूप में व्यक्त करते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की इकाई में मापा जाता है इसे, और इसमें जो होता है जैसे हम बोलते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, तो 15 डिग्री सेल्सियस 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाता है। अब हम देखते हैं आंकड़े के तापमान के जो आंकड़े क्या हो सकते हैं। तापमान के आंकड़ों में हम कैसे ज्ञात करते हैं किसी एरिया की, या फिर हम किसी स्थान का तापमान कैसे निकालेंगे। तो हम ताप सीमा मतलब किसी क्षेत्र की ताप सीमा कैसे निकालते हैं, तो उस क्षेत्र की जो अधिकतम तापमान होगा और उस क्षेत्र की जो न्यूनतम तापमान होगा, उन दोनों को माइनस करके वो 24 घंटे के अंदर की उस 24 घंटे में हम निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें जैसे कोई बोला जाता है कि आज का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, तो हम कैसे पता लगाएंगे 24 डिग्री सेल्सियस वो कैसे बता देता है। तो उस दिन का जो होता है औसत तापमान होता है। अब ये औसत तापमान कैसे निकालते हैं, तो जो दिन भर में
जहाँ जो अधिकतम तापमान होता है उसको न्यूनतम तापमान से उसको जोड़ के और उसको 2 से भाग दे दिया जाता है, जिससे उस दिन का औसत तापमान निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये लोगो है जो भारत के मौसम विभाग का है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये बताया गया कि इसकी कब स्थापना हुई थी। भारत मौसम विज्ञान का जो विभाग, इसकी जो स्थापना हुई थी 1875 में। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका आदर्श वाक्य जो है आदित्याग जयते वृष्टि है। ठीक है, जिसका अर्थ सूर्य से वर्षा होती है। यह वाक्यांश जो है प्राचीन ग्रंथ के मनुस्मृति से लिया गया और इस पूर्ण वाक्य का अर्थ सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से भोजन या अन्न प्राप्त होता है और भोजन या अन्न से जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये वर्ड का मीनिंग्स है। उसके बाद सूर्य से वर्षा क्यों होती है और इसके बारे में भी सोच सकते हैं। अब हम देखते हैं रेनफॉल। जो नॉर्मली आप देखते हैं रेनफॉल, वर्षा क्या होता है, वर्षण के अंदर आपको पता है हिम बर्फबारी जो होती है या फिर जो ओलावृष्टि या हिमवृष्टि जो भी होता है सब वर्षण के अंदर ही आता है। उसके बाद वर्षा को जो मापने का यंत्र होता है उसको वर्षा माप भी बोलते हैं, रेन गेज बोलते हैं। यह जो यंत्र होता है वो बेलनाकार नली की जैसी होती है, जिस पर कीप रखकर बारिश में छोड़ दिया जाता है और जितना तक भरता है उतना का बारिश माना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी वो इसमें पिक्चर नहीं है, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे ये ऐसा बेलनाकार का होता है और यहाँ पे लगे होते हैं पैरामीटर्स। इसको क्या करते हैं कि जैसे बारिश हुई तो बारिश में इस बेलनाकार जो यंत्र है इसको बारिश में रख दिया जाता है और यहाँ पे कीप लगा दिया जाता है। यहाँ पे कीप लगा दिया जाता है और जब ये बारिश की पानी ऊपर से आती है, बारिश की पानी ऊपर से, और यहाँ पे जितना मानो कि यहाँ तक भर गई पानी और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये में होता है। ये जो माप होता है वो में होता है। यहाँ तक पानी भर गई तो इसको बोल दिया जाता है कि ये जो बारिश हुई थी ये 5 की बारिश हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो अब यहाँ पे है सप्ताह या मौसम, महीने का जो औसत वर्षा हम कैसे निकालते, तो उस एरिया की या फिर जैसे मानो कि इस कोई क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा हुई तो कितना वर्षा हुई, वो कुल वर्षा और कुल दिन, कितने दिन में कितना वर्षा हुई, उस टोटल को जोड़ के और दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे हमारी जो औसत वर्षा है उस महीने की या सप्ताह की निकल जाती है। अब हम देख लेते हैं वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल क्या होता है कि जैसे वायुमंडलीय दाब जो होता है, मैं यहाँ पे बोल रहा है मैदानी क्षेत्रों या तटीय क्षेत्रों में बहुत अधिक होता है। तो वायुमंडल सीधा यहाँ पे समझ लेते पहले कि जैसे ये अर्थ है तो अर्थ पे, और यहाँ पे पार बना देते, तो अर्थ पे क्या होता है कि जैसे ये हवा है तो हवा अगर बहुत ज़्यादा घनत्व है, यहाँ पे नीचे में पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधे और गैस भी होता है बहुत ज़्यादा। अगर हवा में घनत्व बहुत ज़्यादा है तो उसका मास भी ज़्यादा होगा, द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा। अगर उसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो वो नीचे ही उसकी वजन ज़्यादा होगी तो नीचे गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो नीचे आ जाएगा, वो नीचे रहेगा। अगर जैसे ही हम ऊंचाई पे जाने लगे तो क्या हुआ, उसका हवा का घनत्व जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम होता जाएगा, क्योंकि ऊपर में उसका जो गैस है उसका भार, ऊपर में वो जो यहाँ पे जो गैस है उसका भार बहुत कम होगा
और कम होने की वजह से वो बहुत ऊपर चला जाएगा। और जितना उसका भार ज़्यादा होगा वो उतना पृथ्वी के लगे होगा। तो और ये पृथ्वी और भार होगा तो वो प्रेशर बनाएगा पृथ्वी की तरफ, और इसी को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। अब यह जो होता है कभी कभी नाटकीय रूप से बोल रहा है कि गिर जाता है। इसे मौसम विज्ञानी गर्त या निम्न दाब तंत्र कहते हैं, जो कभी कभी चक्रवात या तूफान का रूप ले लेता है। मतलब कभी कभी वायु का जो वायुमंडलीय दाब होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पानी होती है उसमें उस दाब की वजह से बहुत एक अचानक सी बढ़ जाती है, तो वो तूफान और या चक्रवात का रूप ले लेता है, पानी में रहता है। तो उसके बाद वायुमंडलीय दाब को मापने का जो भले यंत्र को यहाँ पे मिस्टेक है, सीधा हम बता दें, वायुमंडलीय दाब को जो मापने वाले यंत्र होते हैं उसको वायु दाब मापी बोलते हैं, बैरोमीटर। इसकी जो इकाई होती है वो मिलीबार में मापी जाती है, कितना मिलीबार होता है। और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो समुद्र तट पे वायुमंडल का जो दाब होता है लगभग 1013 मिलीबार होता है, या फिर ग्राउंड लेवल पर। समुद्र लेवल पे यहाँ पे इसलिए होता है कि जैसे यहाँ पे वाष्पीकरण होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैसेस होते हैं, गैस की यहाँ पे दाब बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो बोला गया है कि समुद्री तट पे इसकी जो मिलीबार होती है वो 1013 मिलीबार होती है। और 1000 मिलीबार से अगर कम वायुमंडलीय दाब हुआ तो उसको निम्न वायुमंडलीय दाब बोला जाता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जैसे ये पर्वत पर जो चढ़ते हैं जो भी, उनको गैस के सिलेंडर लेकर जाना होता है, क्योंकि नीचे जो होता है वो वायु का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जैसे ऊपर जाते हैं तो वायु का घनत्व कम होने लगता है और उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, इसलिए वो सिलेंडर लेकर जाते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नीचे में है, नीचे में वायु का घनत्व बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से और ये घनत्व ज़्यादा होने की वजह से ये वायु पृथ्वी की तरफ अपनी दाब लगाता है, और जिस वजह से इसे वायु दाब कहते हैं। यहाँ पे उच्च दाब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे घनत्व ज़्यादा है और द्रव्यमान भी ज़्यादा है। और यहाँ पे निम्न दाब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है वायु की, गैस की, इसलिए इसकी वजह से जो है यहाँ पे गैसेस कम होंगे। जैसे गैस कम है तो मतलब ऑक्सीजन की मात्रा भी यहाँ पे कम होगी। इसी वजह से पर्वत पे चढ़ने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है, निम्न दाब की वजह से घनत्व भी कम हो जाता है वायु की। अब यहाँ पे एक जगह के बारे में बताया गया है, कारदुंगला। ये एक जगह है जो किसी पर्वत पर हाईएस्ट उसकी पिक पे है। वहाँ बताया गया कि अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे शरीर पर पर्यावरणकूलन के लिए मार्ग में विश्राम करते रहे। हमारे सैन्यकर्मी, आपने देखा होगा हमारी जो सेना होती है वो भी बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे लद्दाख में खारदुगला जो होता है ये स्थान है, यह समुद्र तल से जो है 5600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। और यह कल्पना भी करना कठिन हो सकता है कि वे ऐसे स्थानों पर कैसे रहते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे ऑक्सीजन का स्तर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वायुमंडलीय दाब लगभग 650 मिलीबार होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? आर्द्रता मतलब सीधा समझ लो कि जल में जो वायु जो है, वायु में जल की मात्रा, जल की जो बूंदे अणु की मात्रा, उसके वायु में उपस्थित जल के वाष्प की मात्रा, जो उस वायु की आर्द्रता कहलाती है। जैसे आप गर्मी में देखे होंगे कि वायु में बहुत
ज़्यादा पसीने या चिपचिपाहट सी होती है या फिर कपड़े नहीं सूखते हैं, तो उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आर्द्रता होती है। मतलब उस जैसे ये नॉर्मल सा क्षेत्र है और यहाँ पे समुद्र है, तो ये जो है वायु में ये वाष्पीकृत हुई और ये वाष्पीकृत होकर ये वायु में इसके वाष्प बन के वायु में मिल गई। तो क्या होगा कि उस क्षेत्र की जो है आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उस क्षेत्र में जो वाष्प की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। उस हवा में, क्षेत्र के हवा में वाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो अगर वाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सूखापन नहीं होगा। जैसे आप राजस्थान के जो मरुस्थल वाले एरिया है, मरुस्थल वाले एरिया के एक एग्जांपल ले लो, तो वहाँ पे क्या होता है कि मरुस्थल में कोई जल ही नहीं, पानी नहीं होता है, तो वहाँ पे वाष्प कैसे बनेगा? और वाष्प नहीं बनेगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शुष्क मौसम हो जाएगा, सूखा ड्राई एकदम क्षेत्र हो जाएगा। और जो होता है, और जैसे ले लो आप मरुस्थल का एग्जांपल ले लो, और जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल जहाँ पे तटीय क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में क्या होगा कि वहाँ पे वाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी और वहाँ की हवा में बहुत ज़्यादा आर्द्रता होगी। आर्द्रता में उस हवा में बहुत ज़्यादा जल की मात्रा होगी और यहाँ पे मरुस्थल वाले में कोई जल की मात्रा नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि कभी-कभी कपड़े नहीं सूखते, तो कपड़े इसलिए नहीं सूखते क्योंकि जो वायु में जो है पानी की मात्रा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो आपके कपड़े की जो जल है वो कैसे वाष्पीकृत होगी, क्योंकि वायु में पानी की मात्रा पहले से ही बहुत ज़्यादा है, इसलिए। और जैसे अगर साफ मौसम होता है और धूप रहती है, तो उस टाइम क्या होता है कि अगर वायु में आर्द्रता बहुत कम है तो वो जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो आर्द्रता है वो तापमान, वायु दाब, पवन और नॉर्मल दाब और स्थान जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है। तापमान मतलब माने कि जैसे तापमान, अगर ये समुद्र है तो समुद्र पे तापमान पड़ेगा तभी वो जल वाष्प में बदलेगा। और वायु दाब मतलब कि ये जब वाष्प बन के वायु में जाएगा तो वायु की जो भार है वो भार बढ़ जाएगी और वो वापस से पृथ्वी पर अपनी दाब लगाएगी, तो वो वायु दाब हो गया। पवन कैसे निर्भर करता है? तो पवन जो है जैसे ये समुद्र है और यहाँ पे एक भूमि है, तो समुद्र के ऊपर जो जल वाष्प बनेगा, अगर वायु इधर से आ रही है तो इस वाष्प को क्या करेगा? इस वाष्प को जो भूमि है, भूमि वाले एरिया में इसको लेके चला आएगा। तो ये आर्द्रता बनी यहाँ पे, लेकिन इस क्षेत्र में इसकी आर्द्रता चली आई। तो इस तरह वायु भी डिपेंड करता है और स्थान भी डिपेंड करता है कि अगर क्षेत्रीय इलाके में, ये तटीय इलाके में जहाँ पे नदी या फिर समुद्री इलाका ज़्यादा है तो वहाँ पे आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद वायु की आर्द्रता जो है सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में मापी। सापेक्षिक आर्द्रता मतलब माने तो जैसे किसी क्षेत्र की आर्द्रता इतनी उससे ज़्यादा है तो इस क्षेत्र की आर्द्रता कितनी है, तो हम तुलना करते हैं दोनों को और फिर हम बताते हैं कि आर्द्रता इस क्षेत्र की कितनी है। उसके बाद अगर वायु में जलवाष्प है तो उसको 0% आर्द्रता माना जाता है। और वायु में अगर पूरी तरह अगर जलवाष्प नहीं है तो उसको 0% आर्द्रता मान लेते हैं। और अगर संतृप्त, यहाँ पे संतृप्त मतलब क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पे 2 गोला ले लेते और यहाँ पे मान लो कि इस वायु में बहुत ज़्यादा जल की वाष्प है, पूरी तरह इतना भर गया है कि अब यहाँ पे वाष्पीकरण नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे वाष्पीकृत होकर कोई जल वाष्प नहीं आ सकती इस वायु में, और यहाँ पे थोड़ा बहुत है, तो इसको बोलते हैं संतृप्त जल वाष्प, क्योंकि अब इसमें जल वाष्प आने की क्षमता नहीं है इस वायु में, और इसमें अब भी आ सकता है
तो ये असंतृप्त वायु हो गया, असंतृप्त जल वाष्प वाला वायु, और ये संतृप्त जल वाष्प वाला वायु हो गया। तो जो वायु वाष्प से संतृप्त होती है उसको 100% आर्द्रता वाला माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया कि जब जल वाष्पित होता है तो शीतलन प्रभाव उत्पन्न करता है। अभी शीतलन प्रभाव क्या होता है मैं 1 मिनट में समझ लेती हूँ। यहाँ पे शीतलन प्रभाव का मतलब एक जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपने मटका देखा होगा, मटका ऐसे मटका यहाँ बना लेते हैं और यहाँ पे मटका जो है मानो इसमें पानी होगा तो यहाँ पे सन की लाइट आएगी, सन की लाइट आएगी। आपको पता होगा मटका मिट्टी का होता है तो उसमें पानी रिस के बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे उसके तले पे आ जाएगा। अगर पानी बाहर आएगा तो क्या करेगा, ये सन की लाइट क्या करेगा, उस पानी को गर्म कर देगा। यहाँ पे मान लो यहाँ पे पानी है, यहाँ पानी है तो ये क्या, ये सूर्य की जो रोशनी है ये पानी को गर्म कर देगा और जैसे ही पानी गर्म होगी ये वाष्पीकृत हो जाएगा और पानी गर्म होकर वाष्पीकृत हो गई। और आपको पता है कि जैसे ही वो वाष्पीकृत होती है तो वहाँ पे जो जगह है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो हीट है, जो हीट उस पानी को गर्म की और वो हीट को वाष्पीकरण में लग जाता है। जो गर्मी थी, जो हीट उस पानी को गर्म किया और उसको वाष्पीकरण करने में वो हीट चला गया। अब वो हीट चला गया तो यहाँ पे ये उसकी सतह जो है मटके की वो ठंडी पड़ गई। अब ये सतह अगर ठंडी होगी तो वो अंदर के पानी को ठंडा कर देता है। इस तरह इसी को बोलते हैं शीतलन प्रभाव। जो शीतलन प्रभाव मतलब बाहर की रोशनी आया, उसको गर्म कर दिया, वो वाष्पीकृत हो गई और उस सतह को ठंडा बना दिया, जिससे उससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती है, पानी या फिर वो ठंडी हो जाती है। ठीक है। अब उसके बाद यदि वायु में जल की मात्रा पहले से ही अधिक हो, मतलब उच्च आर्द्रता हो, तो जल धीरे धीरे वाष्पित होगा। ऐसी सामान्यतः वर्षा के दिनों में होता है। जैसे मैंने बताया अभी कि अगर वायु में बहुत पूरी तरह से संतृप्त हो गई है जल वाष्प से पूरी तरह, तो अब उसमें वाष्प जाने की कोई क्षमता ही नहीं बची। तो अब क्या होगा कि बहुत धीरे बहुत वाष्पीकरण बहुत धीरे हो जाएगा। और ये सामान्यतः वर्षा के दिनों में होता है, क्योंकि उस टाइम जल वाष्प बहुत ज़्यादा, पानी हर जगह पानी होता है और उस टाइम वाष्पीकरण भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वायु में बहुत ज़्यादा वाष्प रहते हैं, तो उस टाइम उसकी जो क्षमता है वाष्पीकरण का वो बहुत कम हो जाता है। इस वजह से बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा आर्द्रता रहती है। आर्द्रता को जो मापा जाता है वो आर्द्रता मापी है इसको बैरोमीटर से मापा जाता है। सॉरी, यहाँ पे देख लेते हैं। इसको बैरोमीटर से मापा जाता है, यहाँ पे नामक उपकरण के द्वारा मापा जाता है आर्द्रता को। अब यहाँ पे देख लेते हैं मौसम केंद्र वेदर स्टेशन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि वेदर स्टेशन मतलब जैसे हम किसी मौसम का पता, पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं, तो अब साइंटिफिक रूप से पता लगाने के लिए उसकी यंत्र होता है और मौसम को मापने के लिए अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती है। मौसम केंद्र में सभी उपकरण लगे होते हैं, जिसमें मौसम का आकलन और निगरानी करना सरल हो जाता है। और उपकरणों की जो मापों का अध्ययन नियमित अंतराल पर होता रहता है, उसको हम चेक करते रहते हैं कि, और जिससे मौसम और मानचित्र और पूर्वानुमान में बहुत सहायता मिलती है। अगर कोई एरिया जो होता है वायुमंडलीय उसका हमेशा चेंज होते रहता है, तो वहाँ पे उसकी मौसम को पहले से जानकारी के लिए वहाँ पे यंत्र लगा दिया जाता है कि आगे की मौसम क्या रहने वाली। उसके बाद जो है स्वचालित मौसम केंद्र क्या होता है। स्वचालित मौसम केंद्र मतलब वो किसी इंसान के द्वारा नहीं चलाया जाता है। जो यंत्र होता है वो उस एरिया में फिक्स कर दिया जाता है, वो खुद अपना मौसम बताता है। उसके मौसम के आंकड़े जैसे तापमान, आर्द्रता, वायु का दिशा
और गति, वर्षा तथा वायुमंडलीय दाब को मापता है वो यंत्र। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इस केंद्र का जो उपयोग है वो कृषि के लिए, मतलब किसान को मौसम की पहले जानकारी हो जाए तो वो कब किस फसल, कौन से फसल लगाए, कब वर्षा होगी, तो ये सब जानने के लिए किसान कृषि के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद विमान के लिए, क्योंकि आकाश में उनको जाना होता है तो आकाश की क्या मौसम रहेगी उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। नौकायान जो समुद्र में निकलते हैं। उसके बाद पर्यावरणीय निगरानी रखने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समुद्र तल से 48 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सिक्किम की एक हिम झील ग्लेशियल लेक पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया था। यह केंद्र आने वाले मौसम की परिस्थितियों के बारे में पूर्व जानकारी प्रदान करता है। सिक्किम पहाड़ी वाला इलाका है तो वहाँ पे स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह केंद्र लगा दिया जाता है यंत्र। उसके बाद यहाँ पे इंडिया के बारे में बताया गया कि कहाँ पे कौन सी एरिया ज़्यादा प्रभावित होती है किन चीज़ों से। ये आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। अब हम आते हैं पवन। हमारी जो ये पवन टॉपिक है, पवन वायु, ये न्यू एनसीईआरटी में भी था। मैंने इसको न्यू एनसीईआरटी में सारे टॉपिक कवर किए, और लेकिन पवन के बारे में जो ओल्ड एनसीईआरटी की सेकेंड चैप्टर है उसमें पूरा विस्तृत से बताया गया। तो मैं फर्स्ट न्यू की पवन टॉपिक और सेकेंड ये ओल्ड एनसीईआरटी की सेकेंड चैप्टर की पवन, इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से इसमें एक ही टॉपिक में बता देती हूँ, ठीक है। पवन क्या है? जब वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर वायु के प्रवाह निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर जब चलती है तो इसी वायु के प्रवाह को ही पवन कहते हैं। पवन मतलब जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे धरती पे यहाँ पे वायु गर्म होती है तो ऊपर उठती है तो ऊपर ठंडी हो जाती है और फिर वो नीचे आती है, जो यहाँ पे लो प्रेशर बनाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर बनाता है। तो आपको पता होगा कि वायु जो होता है वो लो प्रेशर, यहाँ उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से इधर लो प्रेशर की ओर जाएगी। जैसे ये गैस इधर से इधर मूव करेगी तो यहाँ पे वायु में मूवमेंट होगा और इससे हवा कहते हैं पवन। मौसम का जो पूर्वानुमान लगाने में वायु की गति और दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि मौसम की दिशा से ही किसानों को पता चलता है कि कब बारिश होगी या फिर उनके कृषि के लिए, क्योंकि पवन वायुयान चालक नौकायानों को प्रभावित करता है। जो वायुयान चालक होते हैं उनको भी वायु के हिसाब से चलना होता है। नौकायान जो समुद्र में चलते हैं उनको भी वायु के हिसाब से चलना होता है कि वायु की दिशा किधर है, उस दिशा के हिसाब से चलते हैं। साथ ही किसानों को वर्षा की जानकारी भी वायु की दिशा पर ही निर्भर करती है। और तीव्र गति वाले पवन गीली मिट्टी को सूखने में भी मदद करता है। जैसे अगर मिट्टी बहुत गीली है तो उसको वायु ही सुखा सकती है। वायु अगर ज़्यादा चलती है तो उस टाइम उसमें वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होगा, जल्दी होगा तो जल्दी मिट्टियाँ सूखेगी। उसके बाद वायु को मापने के जो यंत्र होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला है द्विसूचक यंत्र, जिसको विंड वेन बोलते हैं। यह जो होता है हवाई अड्डे पर इसको वात शंकु या विंड शॉक भी कहते हैं। अब ये किस तरह का होता है? और दूसरा जो होता है पवन वेग मापी एनीमोमीटर, ये जो है ये द्विसूचक यंत्र है जिसको वात शंकु बोलते हैं। ये क्या होता है कि जैसे यहाँ पे वायु लगा, यहाँ पे हवा इसको मारती है तो ये घूम जाता है
और जिधर वायु की दिशा होती है वो उधर दिशा में घूम जाता है, तो ये पता चलता है कि इस दिशा में वायु चल रही है। उसके बाद ये है आपका एनीमोमीटर, जिसको वेग मापी भी बोलते हैं, पवन वेग मापी। ये इधर से इधर मूव करता है, पूरे ऐसे गोल की तरह मूव करता है, तो यहाँ पे मीटर लगी होती है और इससे पता चलता है कि वायु की दिशा किधर है। अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल के संघटक। संघटक मतलब वायु का जो मिश्रण, वायु का मिश्रण आपको पता है कि वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। उसमें नाइट्रोजन जो होता है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% एंड अदर गैस जो होता है वो 0.04% होते हैं। ये यहाँ पे मैंने घटते क्रम पे सजाया है और ये पता होना चाहिए कि घटते क्रम में भी है और बढ़ते क्रम में भी, आप देख लेना। उसके बाद जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पोषण करते हैं। जैसे यहाँ पे ये कोई पौधा है तो इसकी जो जड़ होती है, जैसे यहाँ पे ये नाइट्रोजन है तो ये अपने जड़ के द्वारा सीधे मतलब नाइट्रोजन गैस को सीधे नहीं लेता है। यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया या फिर राइजोबियम या फिर नीलहरित शैवाल होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को अपना पोषण के रूप में लेते हैं और उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। जो नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं तो इसके द्वारा जो है और उस नाइट्रेट को ये मिट्टी में फिक्स करता है ये बैक्टीरिया, और इसके द्वारा मिट्टी के द्वारा ये पौधा अपना नाइट्रेट ले लेता है। तो और ऑक्सीजन जो है मनुष्य और पशुओं के सांस लेने में, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों को अपने भोजन बनाने में उपयोग होता है। उसके बाद जो है वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं। वायुमंडल की संरचना में जो है वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। अब हम वायुमंडल की जो लेयर्स होते हैं वो 5 में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हर वायुमंडल की स्थिति हर जगह एक जैसी नहीं होती है। कभी वायुमंडल सघन या फिर हर लेयर में उसकी अलग अलग क्षमताएं हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला है क्षोमंडल। यह वायुमंडल की सबसे पहली परत है जिसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये क्षोमंडल में सांस लेते हैं। मौसम में लगभग सभी घटनाएं इसी मंडल में होती है। बारिश, कोहरा, ओलावृष्टि। ये यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे अर्थ है तो इतना ऊंचाई मान लो ये क्षोमंडल है। क्षोमंडल में जितने भी यहीं पे बादल भी बनते हैं, यहाँ पे भी, यहीं पे बारिश भी होती है, यहीं पे हवा ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जितने भी बारिश या फिर मौसमी जो घटनाएं होती है वो सारी जो होती है ये क्षोभमंडल में होता है। ठीक है, क्षोभमंडल में ही सारी घटनाएं होती है और इसकी जो हाइट होती है वो 13 किलोमीटर तक की है। और इसी में हम सांस भी लेते हैं। सांस लेने की जितनी भी बारिश, कोहरा, ओलावृष्टि सब इसी में होता है। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल जो है क्षोभमंडल के जस्ट ऊपर है। यह जो है इसकी जो ऊंचाई होती है वो 50 किलोमीटर तक होती है और यह पवन विमानों की उड़ान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसी मंडल में ओजोन पाया जाता है, सूर्य को आने वाले हानिकारकों से बचाती है। और उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या है कि यहाँ पे बादल वगैरह होती है क्षोभमंडल में, तो वायुयान को यहाँ पे नहीं उड़ सकते क्योंकि बादल की वजह से प्रॉब्लम होगी। तो क्या वो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। और उसके ऊपर यहाँ पे होता है ओजोन परत। यहाँ पे ओजोन परत होता है। ओजोन क्यों बनते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन, यहाँ पे ओजोन में भी ऑक्सीजन ही होते हैं। ऑक्सीजन में जब सूर्य की लाइट आती है तो वो ओजोन O3 बन जाते हैं, O3। और ये क्या होता है कि जब सूर्य की विकिरण आती है
तो उसको रोकने का काम करता है, वो सूर्य पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता। ठीक है, अब हम देखते हैं अब मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है वो वायुमंडल की तीसरी परत है, जिसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है। अंतरिक्ष में आने वाले जो उल्कापिंड होते हैं इस परत में प्रवेश करते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे होता है मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो वायु के कण होते हैं, जैसे अगर उल्कापिंड आएगा तो वो वायु में घर्षण करता है वायु के साथ, और जैसे आप अपने दोनों हाथ को ऐसे रगड़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और उसी तरह ये वायु के साथ घर्षण करता है। वायु के साथ घर्षण करते करते वो अपने आप जल जाता है उल्कापिंड। अब हम देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल जो है वो जस्ट ये मध्यमंडल के जस्ट ऊपर होता है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तेजी से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत की ही एक भाग है, जिसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक होती है, और रेडियो संचार के लिए इसी मंडल का उपयोग किया जाता है। अब होता है मध्यमंडल के ऊपर वायुमंडल, जिसमें आयंस होते हैं, क्योंकि जो होता है बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए इसको आयन मंडल बोला जाता है। और यहाँ पे जो है इसी में लगाया जाता है रेडियो संचार जो होते हैं, जैसे हमारे जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो इसी में लगाया जाता है, ताकि जो यहाँ पे से नीचे सिग्नल्स भेजे जाते हैं ऊपर, यहाँ पे उससे उस यंत्र से टकराकर फिर वो पूरा फैल जाता है, जिसकी वजह से दूर संचार की जितनी भी काम होती है वो हो पाती है। अब है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और पतली परत है, और यही से हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें अंतरिक्ष में तैरती है। सबसे ऊपर होता है बहिर्मंडल, जिसकी हाइट अनंत होती है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें जो है जैसे ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ने जाता है, क्योंकि अब वायु की मात्रा से ख़त्म होने लगती है, और अब वो अंतरिक्ष की ओर जाने लगता है। यहाँ पे क्षोभ मंडल, यहाँ पे क्षोभ सीमा है। उसके बाद जैसे ऊपर आते ये समताप सीमा, ये मध्य सीमा, उसके बाद सबसे पतली परत होती है बहिर्मंडल की, और यहीं पे समताप मंडल में हवाई जहाज वगैरह चलते हैं। यहीं पे ओजोन भी है। ये आप 7th की क्लास में है, तो इसमें बहुत कम जानकारियाँ हैं जो हमें आगे बहुत डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर वायुमंडल की विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो रहता है। अब यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये अर्थ है तो यहाँ पे सन की लाइट आएगी, तो ये अर्थ गर्म होगा, तो यहाँ पे जो होता है ये फिर यहाँ पे जो विकिरण आई उसको वापस अर्थ से वापस विकिरित होता है। यहाँ पे विकिरित होता है तो यहाँ पे जो CO2 होते हैं, CO2 अपना बॉन्ड बना लेते हैं यहाँ पे, और इस विकिरण को रोक देते हैं, और इस विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से होता है कि यहाँ पे जो है वो उतनी गर्म स्थिति बन जाती है कि जिसमें हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। और कुछ स्थान पे ऐसे होते हैं कि वहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना हो
तो वहाँ पे सन की जैसे लाइट आई और वो फिर वापस विकिरण के रूप में ऊपर निकल गए। तो ऊपर निकल लाइट आई और ऊपर निकल गई, तो यहाँ पे कुछ कोई गर्म वातावरण नहीं बन पाया, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा ठंडी रह जाती है। और अगर मान लो कि जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव अभी जो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, वो कैसे होता है, तो यहाँ पे जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड लोग इतनी मात्रा बढ़ गई, पेड़ काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, और मात्रा अगर बहुत ज़्यादा होगी तो जितने भी अब विकिरण जो निकलेंगे वो सब को ये कार्बन डाइऑक्साइड सबको अवशोषित कर लेगा, कोई भी विकिरण निकलने नहीं देगा बाहर। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और वही ग्रीन हाउस प्रभाव होता है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कारखानों के धुएं, वायुमंडल का, इन सब की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, इस सब की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेंगे तो जो तापमान है, तापमान बढ़ेगी। तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती जाएगी, और उससे जल स्तर में वृद्धि होगा, और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है, जिससे दीर्घ अवधि के कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। इसके फलस्वरूप पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। इसके बहुत सारे रीजन, बहुत सारे, ये सभी कनेक्टेड हैं आपस में। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वायु के पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ यहाँ पे, इस अर्थ पे यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है, जहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर है, और यहाँ पे 30 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे पोलर रीजन, यहाँ पे 30 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री, और ये पोलर रीजन। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगा तो यहाँ पे वाष्पीकरण भी बहुत ज़्यादा, मतलब वायु गर्म हो जाएगी। गर्म होगी तो वो ऊपर उठेगी तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम पहले मान लेते हैं, यहीं पे मैं बीच में पहले समझा देती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे सीधा अर्थ है, तो मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे अगर सन की लाइट आएगी तो ये वायु गर्म होकर ऊपर उठेगा, ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी, और नीचे वो वापस आएगी तो यहाँ पे प्रेशर डालेगी। यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि जैसे यहाँ पे भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे वायु बहुत गर्म रहेगी, तो ये गर्म होकर ये वापस यहाँ पे आएगी। गर्म होगी तो ये ऊपर उठेगी, यहाँ पे ऊपर उठेगी तो ये ऊपर जाके ठंडी होगी, और ये वापस यहाँ पे आएगी। यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे पोलर रीजन, तो ये वापस यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर, और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी हाई प्रेशर हो जाएगा क्योंकि ये हवा उठ के यहाँ पे आई, हाई प्रेशर, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता है कि ये ठंडी प्रदेश होती है, तो वहाँ हवा नीचे ही रहेगा, और नीचे रहेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि बीच में इक्वेटर पर तो लो प्रेशर हो गया, यहाँ पे हवा आई तो हाई प्रेशर हो गया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर हाई प्रेशर हो तो क्या होगा कि वायु नहीं चलेगी, क्योंकि आपको पता है कि वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अगर यहाँ पे हाई प्रेशर हो तो वायु मूव नहीं करेगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि लो प्रेशर कैसे होगा। जैसे यहाँ पे गर्म वायु आई, ठीक है,
अब ये गर्म वायु क्या होगा, ये इधर की तरफ भी मूव करेगी और इधर की तरफ भी मूव करेगी, और ये यहाँ पे हाई प्रेशर है तो ये भी यहाँ पे ठंडी हवा इधर आएगी, ये इधर से ठंडी हवा इधर आएगी और ये भी ठंडी हवा इधर आएगी। तो क्या होगा कि इधर की जो हवा होगी वो गर्म होगी, क्योंकि ये गर्म वाली जा रही है, इधर से यहाँ पे से गई और यहाँ पे से इधर आ गई, ये गर्म हवा हुई और इधर की हवा ठंडी हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अर्थ पे यहाँ पे उधर से ठंडी हवा आई और इधर से गर्म हवा, तो गर्म हवा ही उठेगी। आपको पता है कि गर्म हवा में उसकी द्रव्यमान बहुत कम होती है और ये फिर ये नीचे ही रह जाएगी और ये हवा उठ जाएगी। तो यहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी और यहाँ पे फिर से लो प्रेशर बन जाएगा। इस वजह से यहाँ पे फिर लो प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर भूमध्य रेखा पर, यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में, उसके बाद सब ट्रॉपिकल लाइन पे, जो सब ट्रॉपिकल लाइन है उस पर हाई प्रेशर, उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर और यहाँ पोलर रीजन में फिर यहाँ पे फिर लो प्रेशर, यहाँ पे फिर हाई प्रेशर। और इस वजह से है यहाँ पे दिया हुआ है कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूमध्य रेखा पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे फिर यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर। अब यहाँ पे जो है वायु ये इधर क्यों घुमा हुआ है, तो अब हम ये भी देख लेते हैं। ये भूमध्य रेखा है, 30 डिग्री 60 डिग्री पोलर, 30 डिग्री 60 डिग्री पोलर। तो यहाँ आपको पता है कि यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे फिर लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। उसी तरह इधर भी हाई प्रेशर, लो, हाई। अब आपको पता है कि वायु जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हाई प्रेशर है तो इधर की तरफ चलेगी, यहाँ हाई प्रेशर है तो इधर की तरफ चलेगी। अब यहाँ पर भी हाई है तो ये इधर की तरफ चलेगी और यहाँ हाई से इधर की तरफ, हाई से फिर लो की तरफ, फिर हाई से लो की तरफ। यहाँ पर भी हाई है तो ये इधर की तरफ आएगी और यहाँ पे जो लो है वो इधर हाई से फिर लो की तरफ और यहाँ भी हाई से लो की तरफ। अब हवा वहाँ पे मुड़ी हुई क्यों थी, तो जो है पृथ्वी जो है आपको पता होगा कि मूव करती है, पृथ्वी मूव करेगी तो हवा अपने आप तिरछी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ है। एक लॉ होती है जिसकी वजह से बोला जाता है कि अगर हवा उत्तर में हवा जिस भी दिशा में, वो अपनी दिशा से राइट मुड़ जाती है, राइट की तरफ तिरछी हो जाती है। और लेफ्ट में अगर हवा इधर जा रही है तो अपने जो दिशा है उससे लेफ्ट मुड़ जाती है, इधर से इसकी जो है इधर लेफ्ट मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दक्षिण में जो हवा इधर सीधे जा रही है, तो दक्षिण की हवा अपने आप इधर इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा तो ये इधर मुड़ जाएगी। और ये उत्तर की जो हवा है उसका राइट इस साइड होगा तो ये इधर मुड़ जाती है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही थी, लेकिन पृथ्वी के मूव के कारण ये तिरछी हो गई और जो है कोरियोलिस फोर्स लगता है इस पर, जिसकी वजह से ये तिरछी हो जाती है। और एक लॉ होता है जिसकी बोला जाता है कि उत्तर में जो है हवा अपने राइट साइड तिरछी हो जाती है और यहाँ पे भूमध्य तरफ इधर हो जाएगा। उसी तरह जब ये इधर आएगा तो इसकी जो लेफ्ट होगा वो इस साइड होगा। तो सारे हवा विंड जो होंगे
वो इधर आ जाएंगे। और यहाँ पे भी सेम उसी तरह यहाँ पे जो विंड होगा वो इस साइड ये इधर मुड़ जाएगा। नॉर्थ में इसका राइट इधर होगा तो अब सब राइट की तरफ मुड़ जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है और ये दक्षिण में, तो दक्षिण की तरफ इधर की जो जा रहा है इसका जो लेफ्ट हो जाएगा वो इधर हो जाएगा। तो अब ये हवा फिर से इधर मुड़ जाएगा और इधर जो आ रहा है इसका राइट इधर हो जाएगा। ये हवा इधर मुड़ जाएगा। अब यहाँ पे ईस्ट होता है पूर्व और यहाँ पे वेस्ट होता है। तो हवा जो भूमध्य रेखा पे जो हवा इधर की तरफ चल रही है, तो जो जिस दिशा से हवा आ रही है उसी दिशा के हिसाब से इस हवा का नाम रख दिया जाता है। जैसे ईस्ट से आ रही है, पूर्व से आ रही है, तो इसको पूर्वी हवा बोलते हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ दक्षिण से यहाँ पे पूर्व की तरफ जा रही है, तो इस हवा को पूर्वी हवा बोल रहा है। यहाँ पे दक्षिणी हवा बोलते हैं, यहाँ पे पूर्वी हवा बोलते हैं, यहाँ फिर से ये दक्षिणी हवा और ये फिर से पूर्वी हवा। तो आप यहाँ पे पूरी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे जो है ये हो गया भूमध्य रेखा और ट्रॉपिकल रीजन में जो हवा है वो यहाँ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, तो ये पूर्वी हवा हो गया ईस्टर्न विंड। और इधर हो गया ये यहाँ पे इधर की तरफ जा रही है, तो ये पश्चिमी हवा हो गया। यहाँ पे फिर से पूर्वी हवा हो गया। ये आप समझ गए। अब जो अस्थाई पवनें क्या होती है? अस्थाई पवनें मतलब व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थाई पवनें होती है। जो व्यापार की दृष्टि से पूरा दुनिया में ये जो दिशा बनाई गई है ये अस्थाई पवन है। ये मतलब पूरा दुनिया के लिए लागू होता है कि ये पूर्वी यहाँ पे चलती है और ये यहाँ पे पश्चिमी चलती है, तो इसको अस्थाई पवन बोला। ये वर्ष भर लगातार निश्चित में दिशा में ही चलती है। मौसमी पवन होता है कि नीचे दबाव के कारण या किसी वायु दाब के कारण उच्च से निम्न क्षेत्र की तरफ चला जाता है, तो ये मौसमी किसी स्थानीय पवन हो जाती है। स्थानीय ये मौसमी मतलब किसी मौसम के हिसाब से चलती है, अपनी दिशा बदलती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें जैसे समुद्र की तरफ से आती है, समुद्र में वाष्प बनता है, इधर से विंड आती है और उसके तरफ के साथ वाष्प आता है, तो वो ये मानसूनी हो गई। और ये स्थानीय पवनें होती है जो कहीं पे ज़्यादा वायुदाब पड़ गया या फिर किसी वजह से उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की तरफ चला गया वायु, तो वो स्थानीय पवनें हो जाती है। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र या वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समय में और उत्तरी क्षेत्र में जो गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन चलती है उसको लू बोलते हैं, जो गर्मी के भूमध्य रेखा में बहुत ज़्यादा होगा। आज की इस क्लास में इतना ही। ये बेसिक एनसीईआरटी थी, तो यहाँ पे इतना ही। और ये सब हम फिर से पढ़ेंगे। जो 11th-12th होगा एनसीईआरटी उसमें हमें इसको फिर से पढ़ना और डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। आई होप आपको ये क्लास सही समझ में आया होगा। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।